हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके की। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे संपूर्ण व्याख्या के साथ हम चर्चा करने वाले हैं, पूरे डिटेल वाइज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न बनेंगे, टोटल सारे के सारे प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 के अंदर, यानी 1997 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जनता यूनाइटेड दल, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जनता यूनाइटेड दल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। साथ ही साथ वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कुल, याद रखिएगा, कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो है आम आदमी पार्टी। कौन है फ्रेंड्स? आम आदमी पार्टी। तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी फ्रेंड्स 1997 में। वहीं जनता यूनाइटेड दल की स्थापना अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स, तो उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है, तो वो बनी है आम आदमी पार्टी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह ने का देहांत हो गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहले पता कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स ना, ये हुआ था 1777 ईस्वी में। कब हुआ था? 1777 ईस्वी में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी 1858 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बाबू कुंवर सिंह को फ्रेंड्स 1857 के क्रांति में इन्होंने बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद रखना, बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ अगर बात करें तो इनके मृत्यु के बाद किसने जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, पटना जिले के अंतर्गत अगर मैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। यानी इस क्वेश्चन का क्या पूछा? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ना। तो पटना जिला के अंतर्गत 14 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ संसदीय क्षेत्र पटना जिला के अंतर्गत कितना है, तो संसदीय क्षेत्र जो है ना फ्रेंड्स, वो 2 है। कितना है? 2 है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 14, और संसदीय क्षेत्र कितने हैं? तो 2 हैं पटना जिला के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 लोग शामिल थे। एक तो थे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी जो थे फ्रेंड्स ना, ये इनको क्या हुआ था कि इनको अंग्रेजों ने घेर लिया था और इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया था। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी दे दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दिया गया था, तो वो फ्रेंड्स याद रखिएगा दिया गया था खुदीराम बोस को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह जो घटना कब हुई थी, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स 30 अप्रैल। याद रखिएगा 30 अप्रैल कब हुई थी? 30 अप्रैल 1908 को यह घटना हुई थी। जबकि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, ये भी डेट आपको याद रखना है। तो इनको दिया गया था 11 अगस्त 1908। याद रखिएगा 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। जबकि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को, जिसमें 2 लोग शामिल थे। एक थे प्रफुल्ल चाकी, दूसरे थे खुदीराम बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ना, देख लीजिएगा, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया।
तो 1912 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कहानी कुछ यूँ थी फ्रेंड्स कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन को 1911 के जो दिल्ली दरबार लगा था ना, उस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई हुई थी, और उस दिल्ली दरबार में जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसको रद्द करके अलग से 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को वापिस से बंगाल और बिहार दो अलग प्रांत बना दिए गए, ठीक है ना। बंगाल और बिहार दो अलग प्रांत बना दिए गए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए प्रतिवर्ष फ्रेंड्स है ना 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्ष 2010 से। और इसकी शुरुआत किसने किया था बिहार दिवस मनाने की शुरुआत? तो बिहार दिवस मनाने की शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो उस समय भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से जितने भी व्याख्या मैं कराते चल रहा हूँ उनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जो ने फ्रेंड्स चंपारण यात्रा है 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की जो 1917 का चंपारण यात्रा था ना, ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ये भी आपको याद रखना है, जो कब हुआ था? 1917 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1922-23 के दौरान मुंगेर में किसान महासभा यानी किसान सभा का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था, याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर ने। किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन था? इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों लोगों ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। यानी इसका आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किस सन में किया था? तो एक किया था 1929 में। दो प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला चीज़ कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये दो लोगों ने किया था। एक तो किया था श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था 1929 में। तो दो प्रश्न इस प्रश्न से आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखना है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के जो संपादक थे फ्रेंड्स, वो थे मुरली मनोहर प्रसाद। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल सभा का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये हुआ था 1929 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1929 में बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा किस अवसर पे हुआ था। तो जो सोनपुर का मेला लगता है ना फ्रेंड्स, सोनपुर बिहार का, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो सोनपुर बिहार का जो मेला लगता है फ्रेंड्स, इसी सोनपुर बिहार के मेले के अवसर पर, ठीक है ना, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखता। जिसके अध्यक्ष कौन बना था? तो जिसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन बना था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको बताना है। तो याद रखिएगा, बिहार में जो ठाकुरगंज है ना फ्रेंड्स, ये ठाकुरगंज के इलाके में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। अच्छा, यानी अगर मैं इसके आंसर की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो ठाकुरगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाकुरगंज। अगर पड़ता कहाँ है फ्रेंड्स ठाकुरगंज? तो ये पड़ता है किशनगंज में। ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है? तो किशनगंज में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पे पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो कि बिहार में स्थित है, वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, वो है कांवर झील। कौन सी है?
कांवर झील है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कांवर झील कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये जिला की बात अगर करें तो ये बेगूसराय में है। याद रखिएगा, कांवर झील किस जिला में है? तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि इसके अलावा बेगूसराय में, याद रखिएगा ये जो कांवर झील है ना, ये बेगूसराय का यानी कह सकते हैं कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। तो दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला चीज़ कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है कांवर झील। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, बिहार का जो कैमूर जिला है, कौन सा जिला? कैमूर जिला है, ठीक है ना, कैमूर जिला है। यहीं पर तेलहर जलकुंड प्रपात तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ककोलत की बात करूं, याद रखिएगा ककोलत जो है ना फ्रेंड्स, ये जलप्रपात कहाँ है? ककोलत नवादा में है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की जो धुआं कुंड जलप्रपात ये कहाँ है? तो धुआं कुंड जलप्रपात एक ये भी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये भी रोहतास में है। रोहतास में धुआं कुंड जलप्रपात है, जबकि ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। और तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1931 के अंदर में, यानी 1931 को बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड को किसने आरंभ किया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसको आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने बिहार के अंदर में 1872 ईस्वी में हेराल्ड नामक पत्रिका का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो वो है फ्रेंड्स भीम बांध। कौन है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये बिहार के मुंगेर में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो राजगीर पक्षी अभयारण्य है ना, ये कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार के नालंदा में स्थित है राजगीर पक्षी अभयारण्य। वहीं गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये है गया में। कहाँ अवस्थित है? तो गया में। तो ये भी आपको याद रखना है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर के अंदर है। जबकि राजगीर पक्षी विहार कहाँ है? तो नालंदा में। और गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? तो गया के अंदर है। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आरक्षित प्रतिशत कितना है? तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आरक्षित क्षेत्रफल की मैं बात करूं कितना प्रतिशत है, वो है फ्रेंड्स 7.84%। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करूं फ्रेंड्स, तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है, जिसका 7.84% पे वन आरक्षित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स बिरसा मुंडा के जो गुरु थे ना, याद रखिएगा वो थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद पांडे जो थे फ्रेंड्स ना, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। अच्छा, बिरसा मुंडा की बात आती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो बिरसा मुंडा थे ना, ये मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक थे। यानी कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1875 में हुआ था। कब होता? 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये क्या माने जाते हैं फ्रेंड्स? तो बिरसा जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अच्छा, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था फ्रेंड्स 1899-1900 के दौरान मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। और जिसके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1875 को। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था हजारीबाग में। कहाँ हुआ था?
हजारीबाग में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, किस सन में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1921 में। याद रखिएगा, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, 1921 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था सरला देवी ने। किसने किया था? सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समिति की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। किसका किया था? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था ठाकुर दास ने पटना के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1906 और 1907 के दौरान इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स बिहार का जो राजगीर है ना, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का जो राजगीर शहर है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, इन 5 पहाड़ियों का अगर नाम मैं बताऊं तो इन 5 पहाड़ियों का नाम है बिप्लागिरी, नोट करते जाइएगा। एक का नाम है बिप्लागिरी, दूसरे की नाम की बात करें तो दूसरे का नाम है फ्रेंड्स रत्नागिरी। याद रखिएगा, बिप्लागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, ठीक है ना, बिप्लागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, और साथ ही साथ एक है फ्रेंड्स आपकी व्यवहारगिरी। क्या है? व्यवहारगिरी। तो इन 5 पहाड़ियों से जो है फ्रेंड्स राजगीर जो है यह घिरा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है फ्रेंड्स, अली वर्दी खां को 1733 ईस्वी में कब नियुक्त किया गया था? अली वर्दी खां को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो फ्रेंड्स आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा से एक और प्रश्न आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को ही सर्वप्रथम संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स बिहार का जब एक राज्य के रूप में गठन हुआ था तो उस समय एक प्रांत के रूप में उसका निर्माण करने के लिए उसका नेतृत्व किसने किया था? एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो उसका भी नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी इस क्वेश्चन का भी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो फ्रेंड्स बिहार जो है भारत सरकार अधिनियम 1905, देखिए यहाँ राज्य की बात कर रहा है, प्रांत की बात नहीं कर रहा है। ये पूछ रहा है कि बिहार किस अधिनियम के द्वारा एक राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक राज्य बना था। ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको स्वीकार कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको स्वीकार किया गया था 1885 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और इन 243 में फ्रेंड्स याद रखिएगा 203 सीटें जो है ये जनरल की हैं। 203 सीटें किसकी है? आरक्षित है, तो जनरल की। और जो 38 सीटें हैं ना फ्रेंड्स ये अनुसूचित जाति की हैं। किसकी हैं? अनुसूचित जाति की हैं। अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 38 सीटें हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 2 सीटें हैं ना ये अनुसूचित जनजाति की है। किसकी है? अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें आरक्षित है। तो इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिहार के अंदर पंचायत निकायों में
महिलाओं को 50% आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसको किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था फ्रेंड्स वर्ष 2006 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? वर्ष 2006 में तो शामिल किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 8 अप्रैल, याद रखिएगा 8 अप्रैल 1906 को इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये फ्रेंड्स किसने लिखा था? ये लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने, ठीक है ना। पीर मोहम्मद मुनीस ने ही फ्रेंड्स दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, ठीक है ना। अच्छा, इनके अन्य पुस्तकों की मैं बात करूं तो चंपारण में इनकी अन्य पुस्तक थी चंपारण में अत्याचार, इसके अलावा चंपारण में महात्मा गांधी, इसकी अन्य पुस्तकें आ जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये किसने किया था? महादेव। किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, कैलाश बिहारी लाल, यानी इन तीनों लोगों ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। सॉरी, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, कैलाश बिहारी लाल, यानी इन तीनों ने किया था। तो इससे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था चंपारण, याद रखिएगा चंपारण व सारण में। कहाँ? चंपारण व सारण जिले में चलाया गया था सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह। जबकि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, कैलाश बिहारी लाल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1939 में बिहार के अंदर अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किया था राहुल संकृत्यायन ने। किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया था फ्रेंड्स? 1939 में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स बिहार के किस जिले में, हालांकि जिले की बात करें तो वैसे तो रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। बिहार के रोहतास में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कितनी है फ्रेंड्स? 73.3% है, या 37% कह सकते हैं, या कहीं कहीं आपको 73.4% भी आ जाता है। तो बिहार में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रोहतास में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वोच्च लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कोई और नहीं बल्कि गोपालगंज जिला है। कौन फ्रेंड्स? गोपालगंज जिला है। अच्छा, गोपालगंज की लिंगानुपात कितना है? तो फ्रेंड्स 1021 लिंगानुपात है बिहार के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। अच्छा, यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 876 लिंगानुपात है मुंगेर का। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया फ्रेंड कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स बिहार का जो लिंगानुपात है ना वो 918 है। याद रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात 918 है। वहीं बिहार में शिशु का लिंगानुपात, शिशु का अगर पूछ ले कि बिहार के अंदर शिशु का लिंगानुपात कितना है, तो वो है फ्रेंड्स याद रखिएगा 935। क्या है? 935 है। तो ये चारों डेटा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPCS किस जिला में अवस्थित है? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये अवस्थित है पटना जिला के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ अवस्थित है? तो पटना के अंदर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो दक्षिण बिहार में जो प्रचलित परंपरागत यानी जो पहले से चली आ रही जल संरक्षण सिंचाई है, इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आहर पाइन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? आहर पाइन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो फ्रेंड्स ये कुर्सेला नामक जो स्थान है ना, ये कुर्सेला स्थान है कहाँ, तो ये फ्रेंड्स कटिहार में पड़ता है, याद रखिएगा, कटिहार में, ठीक है ना, कटिहार। कुर्सेला जो है ना, कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में जाके मिलती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात आई है कोसी नदी की फ्रेंड्स, तो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी है। साथ ही साथ कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और फ्रेंड्स कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। तो देखिए धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कौन सा जिला नहीं है, तो ये रोहतास जो जिला है ना, यह फ्रेंड्स धारवाड़ भू स्तरीय वाला जिला नहीं है। जबकि मुंगेर और जमुई, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मुंगेर और जमुई जो है ना फ्रेंड्स, ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला है। जबकि रोहतास की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा रोहतास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी जो हिल है ना फ्रेंड्स, ये बिहार के गया में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार के गया में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं गया से दो प्रश्न और आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो गया है, और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है, तो गया है। तो ये तीन प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा गया में और बात करें फ्रेंड्स कि और कि कौन कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखिएगा रामशिला एक पहाड़ी, तो रामशिला है। इसके अलावा प्रेतशिला और डुंगेश्वरी, रामशिला, प्रेतशिला और डुंगेश्वरी, ये जो पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है गया के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं मुंडेश्वरी की बात करूँ फ्रेंड्स कि मुंडेश्वरी कहाँ पड़ती है, तो मुंडेश्वरी पहाड़ी ये भी है, एक कैमूर के अंदर है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो कैमूर के अंदर है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है फ्रेंड्स, तो वो कोई और नहीं बल्कि पुनपुन नदी है, जो फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये पुनपुन नदी जो है ना, ये फतुहा के पास मिलती है, तो अब फतुहा है कहाँ फ्रेंड्स, तो ये पटना के पास, पटना जिला के पास फतुहा पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तर बिहार, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को जो फ्रेंड्स उत्तर बिहार की जो जलवायु है ना, उसको CWG के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं दक्षिण बिहार की बात करें कि दक्षिण बिहार की जलवायु को कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, तो AW के नाम से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो फ्रेंड्स जो त्रिवेणी नहर है ना, याद रखिएगा त्रिवेणी नदी किस नहर पर स्थित है। तो फ्रेंड्स त्रिवेणी नदी की अगर मैं बात करूं तो ये है गंडक नदी। किस नदी पर है, गंडक नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि किस टाइप के प्रश्न हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत अच्छा लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स वो पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी। कौन पाई जाती है, नवीन जलोढ़क मिट्टी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं नवीन जलोढ़ मिट्टी को फ्रेंड्स ना किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको खादर के नाम से जाना जाता है। वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण है। कौन है, पश्चिमी चंपारण, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना फ्रेंड्स वो है
94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसमें से किसी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से अगर मैं सही जोड़े की बात करूं तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, बरौनी में। सीमेंट कहाँ है, बंजारी में। फर्टिलाइजर कहाँ है, भौरही में। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड ना, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मैच करते हैं, यानी सभी के सभी जो हैं वो सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स आपके सामने कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो बिहार का जो जमुई जिला है ना फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि बिहार के जमुई जिले में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार मिले हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जमुई के अंदर दो पक्षी अभ्यारण्य आपको याद रखना है, एक तो नागी, याद रखिएगा, नागी व नकटी, नागी व नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, नागी व नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य फ्रेंड्स, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये जमुई में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था। किस आंदोलन के दौरान, तो पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसको प्रश्न को घुमा के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जगह पर मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था, तो वो आप आंसर क्या बताएंगे, मुजफ्फरपुर जिला बताएंगे। तो इस तरह से घुमा के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मैजिक लालटेन लेक्चर का, ये तो अभी बताया है ना। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो क्या बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह, जबकि द्वितीय सत्याग्रही पूछेगा तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, कब बात करें फ्रेंड्स कि यह सत्याग्रह कब, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो ये हुआ था 28 नवंबर 1940 को। कब, 28 नवंबर 1940 को, सॉरी 1940 को, कब, 28 नवंबर को। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। देखिए पीछे अभी मैंने बताया, तो शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। कब शुरू हुआ था, 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स पटना युवा संघ की जो स्थापना हुई थी ना 1927 के अंदर हुई थी, यानी 1927 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना किया था मानिंद्र राय ने। किसने किया था, मानिंद्र राय ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जेल में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जेल में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स बिहार का जो छपरा वाला जेल था ना, इसी छपरा वाले जेल में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 के अंदर हुई थी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था सर अली इमाम को। किसको बनाया गया था, सर अली इमाम को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, वो भी कहाँ हुआ था अधिवेशन, वो हुआ था बिहार के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था, याद रखिएगा, बांकीपुर का अधिवेशन 1912 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। एक तो 1912 में हुआ था बांकीपुर
पटना के अंदर हुआ था बिहार में, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। एक हुआ था 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1922 में, ये हुआ था गया के अंदर। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? गया के अंदर हुआ था 1922 वाला। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और एक बार हुआ था 1940 में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? 1940 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ बिहार के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अभी मैंने बताया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वहीं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो द मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन किया था फ्रेंड्स ने, ये किया था मजहर उल हक ने। किसने किया था? मजहर उल हक ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी शुरुआत इन्होंने कहाँ से किया था, ये आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत इन्होंने सजाकत आश्रम से किया था। कहाँ से किया था? सजाकत आश्रम से इसकी शुरुआत करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका खत्म होता है बिहार जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिया पूरे डिटेल वाइज। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।